Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In this video we are going to discuss about different examples of biological method. बुक में दो एग्जाम्पल्स गिवन हैं और उन दोनों ही एग्जाम्पल्स को हम बायोलॉजिकल मेथड के सारे स्टेप्स के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बुक में जो दोनों एग्जाम्पल्स गिवन हैं वो मलेरिया से रिलेटेड हैं। तकरीबन 2000 साल पहले तक मलेरिया ऐसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था और तब इसे चिल्स एंड फीवर की बीमारी कहा जाता था, क्योंकि मलेरियल पेशेंट को एक तो बुखार बहुत तेज़ होता है और दूसरा उन्हें ठंड इतनी ज़्यादा महसूस हो रही होती है कि वो कांप रहे होते हैं। और मलेरिया ऐसी बीमारी थी जिससे बहुत ज़्यादा लोगों की जान भी चली गई थी। और ये भी कहा जाता है कि हिस्ट्री में मलेरिया वाहिद ऐसी बीमारी है जिसने सबसे ज़्यादा लोगों की जान ली है। तो इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना बियोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ये ह्यूमन लाइफ के लिए रिस्की था, इससे इंसानों की जान को ख़तरा था। तो यहाँ तक बियोलॉजिस्ट ने अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया, जिसमें हम किसी भी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं और उन्होंने मलेरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया दैट व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया, मलेरिया किस वजह से हो रहा है। उसके बाद इसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड बियोलॉजिस्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस बनाई थी, जिनमें से मेन ऑब्जर्वेशंस को हम यहाँ पर लिस्टेड आउट कर रहे हैं। पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि ये डिजीज़ उन लोगों में कॉमन थी जो कि लो मार्शी एरियाज़ में रह रहे थे। लो मार्शी एरियाज़ ऐसे इलाकों को कहा जाता है या ऐसी दलदली ज़मीन को कहा जाता है जहाँ पर साल के ज़्यादातर अरसे में पानी ठहरा रहता है। दूसरी ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये बनाई थी कि मलेरियल पेशेंट को रिकरिंग चिल्स और फीवर के अटैक हो रहे होते हैं, यानी उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सर्दी लग रही होती है और उनका टेम्परेचर भी ज़्यादा होता जा रहा होता है। तीसरी ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये बनाई थी कि मार्शेस का पानी पीने की वजह से मलेरिया नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ वॉलंटियर्स ने मार्शेस के पानी को ड्रिंक किया था और उन्हें मलेरिया नहीं हुआ था, और उसी बेस पर उन्होंने ये थर्ड ऑब्जर्वेशन बनाई थी। उसके बाद बियोलॉजिस्ट ये सोचने लग गए थे कि ये जो मार्शेस का पानी है, चूँकि ये ठहरा रहता है, स्टेगनेंट वाटर है, तो हो सकता है कि ये पोल्यूटेड वाटर अपने आसपास की एयर को पोल्यूट कर देता हो और फिर जो भी लोग इस पोल्यूटेड एयर में ब्रीथ करते हैं या सांस लेते हैं उनको मलेरिया हो जाता हो। दैट्स वाई उन्होंने इस बीमारी को फिर मलेरिया का नेम दिया था, क्योंकि मलेरिया दो इटालियन वर्ड से निकला है। माला का मतलब होता है बेड और एरिया का मतलब होता है एयर। लेकिन स्टिल अभी तक उनकी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वहीं की वहीं थी, उन्हें इसका कोई सल्यूशन नहीं मिला था। उन्हें अभी तक ये पता नहीं चला था कि मलेरिया किस वजह से हो रहा है। तकरीबन 200 साल बाद ये बात प्रूफ होने लग गई कि बहुत सी ऐसी बीमारियां भी हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया के थ्रू काज हो रही हैं। और 1878 में एक फ्रेंच फिजिशियन लार्वन ने इन तमाम एंशंट ऑब्जर्वेशन को स्टडी किया था और उसने मलेरियल पेशेंट के ब्लड को माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया था, और अपनी इस ऑब्जर्वेशन के लिए उसे नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो कि मलेरियल पेशेंट के ब्लड में मौजूद थे, प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया था। बाद तीसरा स्टेप आता है। तीसरे स्टेप में बायोलॉजिस्ट ने ये हाइपोथेसिस बनाया दैट प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, यानी मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है। और फिर इसी हाइपोथेसिस की बेस पर डिडक्शन बनाया गया। डिडक्शन में बायोलॉजिस्ट ने कहा कि अगर मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है तो जितने भी मलेरियल पेशेंट हैं उन सब के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। फिर इसके बाद आया स्टेप 5। स्टेप 5 में बियोलॉजिस्ट ने अपने हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट या स्टेप फॉलो किए उनमें उन्होंने ये किया था कि 100 मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड को भी माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया था और 100 हेल्दी पर्सनस के ब्लड को भी माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया था। और इसी से उन्हें अपना रिजल्ट मिल गया था। उन्हें ये ऑब्जर्वेशन मिली थी कि जितने भी मलेरियल पेशेंट हैं उन सब के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद था, जबकि जो हेल्दी पर्सनस थे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम नामी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं था, जहाँ से उन्हें अपनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का आंसर मिल गया था। और वो आंसर ये था कि मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है। यहाँ तक पहली एग्जाम्पल जो बुक में गिवन है वो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम चलते हैं दूसरी एग्जाम्पल की तरफ। दूसरी एग्जाम्पल में जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बियोलॉजिस्ट ने रिकॉग्नाइज की वो ये थी कि प्लाज्मोडियम ह्यूमन बींग्स में, इंसानों में किस तरह से ट्रांसमिट हो रहा है, किस ज़रिए से ट्रांसमिट हो रहा है। और फिर इसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड उन्होंने एंशंट ऑब्जर्वेशन को भी स्टडी किया, और इन्हीं एंशंट ऑब्जर्वेशन की बेस पर उन्होंने कुछ न्यू ऑब्जर्वेशंस भी बनाए थे। एंशंट ऑब्जर्वेशन ये थी कि मलेरिया किसी न किसी तरीके से मार्शेस से रिलेटेड है, और इसके अलावा दूसरी एंशंट ऑब्जर्वेशन ये थी कि मार्शेस का पानी पीने की वजह से मलेरिया काज नहीं हो रहा था।
फिर 1883 में A.F.A. किंग ने, जो कि एक अमेरिकन फिजिशियन था, उसने तकरीबन 20 मोर ऑब्जर्वेशंस बनाए थे, और उन 20 मोर ऑब्जर्वेशंस में से सिर्फ हम 3 को यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्योंकि वो 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो लोग खुली जगहों पर सोते थे उन्हें मलेरिया घर के अंदर सोने वालों के मुकाबले में ज़्यादा हुआ। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी, जिन लोगों ने धुएं वाली आग के करीब नींद की थी उन्हें आमतौर पर मलेरिया नहीं हुआ था। और तीसरी ऑब्जर्वेशन उसने ये की थी कि जिन लोगों ने मच्छरदानी का इस्तेमाल किया था उन्हें मच्छरदानी ना इस्तेमाल करने वालों के मुकाबले में मलेरिया कम हुआ था। ये 3 ऑब्जर्वेशन A.F.A. किंग ने बनाई थी, और इन्हीं ऑब्जर्वेशन की बेस पर उसने अपना हाइपोथेसिस दिया था दैट मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। उसने कहा था कि प्लाज्मोडियम मच्छर के थ्रू इंसानों में ट्रांसमिट हो रहा है, और इसी हाइपोथेसिस की बेस पर फिर डिडक्शन बनाया गया था कि अगर प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है तो जितने भी मच्छर हैं उन सब के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए रोनाल्ड रोज, जो कि ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था, उसने 1880s में इंडिया के अंदर ये काम किया था, और उसको अपने काम के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। उसने फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो मलेरियल पेशेंट को बाइट करे, और फिर उसने उसी मॉस्किटो को किल करके उसके ब्लड को ऑब्जर्व किया था। उसने ये देखा था कि उसका जो ब्लड है उसमें प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़्यादा होता जा रहा है। फिर उसने सोचा कि वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो को, जिसके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद है, उसको अलाउ करे कि वो एक हेल्दी पर्सन को बाइट करे, ताकि वो इस हाइपोथेसिस को चेक कर सके कि क्या वाकई प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है। लेकिन वो इस रिस्की एक्सपेरिमेंट के लिए डायरेक्ट ह्यूमन बींग्स का यूज़ नहीं कर सकता था, तो उसने स्पैरो के थ्रू ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उसने क्यूलेक्स मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो एक इन्फेक्टेड स्पैरो को बाइट करे, और फिर उसी क्यूलेक्स मॉस्किटो को, जो कि अब इन्फेक्टेड हो चुका था, उसको उसने अलाउ किया कि वो एक हेल्दी स्पैरो को जाकर बाइट करे, और फिर उसने ये बात ऑब्जर्व कर ली थी कि मॉस्किटो के थ्रू ही मलेरिया ट्रांसमिट हो रहा है, और यहीं से ही हाइपोथेसिस ट्रू साबित हो गया था। इसके बाद ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट हुआ था। ह्यूमन बींग्स पर एक्सपेरिमेंट 1898 में कुछ इटालियन बियोलॉजिस्ट ने किया था, और उन्होंने एनोफिलिस मॉस्किटो को ही अलाउ किया था कि वो मलेरियल पेशेंट को बाइट करें, और फिर उसी इन्फेक्टेड एनोफिलिस मॉस्किटो को अलाउ किया गया था कि वो जाकर एक हेल्दी पर्सन को बाइट करें, और वो जो हेल्दी पर्सन था बाद में ऑब्जर्व किया गया था कि उसको भी मलेरिया हो गया था। तो यहीं से उनका अपना रिजल्ट मिल गया था कि मॉस्किटो के थ्रू ही प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट हो रहा है, और इस स्टेप तक आते हुए उनकी दूसरी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी थी। अब इसके बाद पॉइंट ये आता है कि जब इन दोनों ही बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को बायोलॉजिस्ट ने सॉल्व कर लिया, एक तो उन्हें पता चल गया कि मलेरिया किस वजह से हो रहा है, प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है। दूसरा, उन्हें ये भी पता चल गया कि प्लाज्मोडियम किस तरह से ट्रांसमिट हो रहा है, एनोफिलिस मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है। तो अब सवाल ये आता है कि मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने क्या किया होगा। कि ट्रीटमेंट के लिए एक ट्री को यूज़ किया जाता है जिसका नाम है किनकोना। उस किनकोना ट्री की बार्क को मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए बियोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी बार्क के अंदर क्विनीन नाम का एक केमिकल प्रेजेंट है जो कि मलेरियल ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आएगा। इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।